गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। कितनी? तो यह होती है लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो भाई ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर हम देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की गति, यादृच्छिक गति या रैंडमली ये मोशन करते हैं, मूव करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो रैंडमली मोशन है वह किसके कारण हो रहा है। तो यह जो होता है वह तापीय ऊर्जा के कारण, ठीक है। इस तापीय प्रभाव के कारण या ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रैंडमली मूव करते रहते हैं। और इस स्थिति में हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉनों की चाल है उसे हम कहते हैं तापीय चाल। ओके, इस तापीय गति या तापीय चाल से इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक पदार्थ के अंदर यादृच्छिक गति करते रहते हैं। और ये जो तापीय चाल है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम देखें इसमें कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो आखिर क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है तो नेट करंट की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है। यह क्यों? तो यह इसीलिए कि हम देख रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो गति की दिशा वह बार बार बदल रही है। और इस स्थिति में हम देखें तो ये क्या होता है कि नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों की गति का जो नेट इफेक्ट है उसकी वैल्यू जो है हमको क्या मिल जाता है? 0। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि पर्टिकुलर टाइम में यदि कोई इलेक्ट्रॉन किधर, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन या सपोज हम यहाँ पर समझ लें कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहे हैं। ओके, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी इंस्टेंट में कहाँ, उसके विपरीत दिशा में ये मूव करते हैं। तो इस प्रकार, और हम इसे ऐसे समझ लें सपोज नंबर ऑफ कोई इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसी इंस्टेंट पर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। और जिससे कि हम देखें कि नेट इफेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो इस प्रकार बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हम देखते हैं कि कहाँ से, कंडक्टर में से होकर कोई धारा जो है प्रवाहित नहीं होती। अब चलिए हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जबकि हमने यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। और बाह्य विद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ पर हमने बैटरी का यूज़ किया या बैटरी का हमने प्रयोग किया। तो जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब हम देख रहे हैं कि इस चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा है ऑब्वियसली प्लस से धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विपरीत दिशा में गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या हम इसे कह सकते हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो भाई जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो क्या ये त्वरित गति करेंगे? तो इसका आंसर होता है कि नहीं, ये त्वरित गति नहीं करते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर जो धन आयन उपस्थित हैं उनसे वो बार बार टकराते हैं। और इस प्रोसेस में उनकी ऊर्जा जो वे बैटरी से जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों ने प्राप्त की है उस ऊर्जा का मान कम होता है। और फिर हम देखते हैं कि अंत में ये समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस नियत औसत वेग को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे कि हमने यहाँ पर VD से डिनोट किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, ठीक है। तो इस प्रकार अनुगमन वेग को हम परिभाषित कर सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं, जिस औसत वेग से गति करते हैं, उस गति को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या कि अपवाह वेग भी हम इसे कहते हैं। और इसकी वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है VD इक्वल टू हाउ मच? तो ये हम देखते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर पर
सेकंड, ठीक है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है, इसी वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब वो क्या करते हैं, कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। और यहाँ पर हम तुलना करें तो हम देख सकते हैं ये है तापीय चाल की वैल्यू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू काफ़ी कम होती है। ओके, अब चलिए आइए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग है और हम विद्युत धारा के मध्य संबंध निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए, संबंध ज्ञात करने के लिए हमारे पास हमें दिया गया है, माना PQ एक चालक है, इस चालक की लंबाई कितनी है, तो L के बराबर। ओके, PQ हमें चालक दिया गया है, कंडक्टर है, और इसकी लंबाई है L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है सपोज कैपिटल A। तो इस चालक का आयतन कितना हो जाएगा, तो चालक का आयतन कैपिटल V से हम डिनोट करें तो इस चालक का आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल इनटू लंबाई। ओके, तो अब इस आयतन में हम देखें कि कितने नंबर, इस आयतन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी, जहाँ पर यदि हम n को ले लें प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू a इंटू l। किसमें, इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो ये होता है E के बराबर। तो देयरफॉर उस चालक PQ में कुल आवेश का मान, तो कुल आवेश का मान Q बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaL इंटू E के बराबर। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इस चालक में से हम देखें, इस चालक की L लंबाई में से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो गुजर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों के गुजरने में लगा समय, सपोज लगा समय कितना है, यदि t है तो t इक्वल टू हाउ मच, L लंबाई से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गुजरने में लगा समय। तो समय बराबर कितना, तो समय बराबर होगा दूरी बटा वेग। तो वेग यहाँ पर किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो ये होगा vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये हमें मिल जाता है t की वैल्यू। अब हम देखें उस चालक PQ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान। आखिर इस चालक PQ में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा I इक्वल टू कितना, तो I बराबर Q बाई T। तो समीकरण 1 और 2 से हम मान रख देते हैं, तो I इक्वल टू Q की वैल्यू NaE इंटू L बटा T की वैल्यू कितनी, L बाय VD। L और L जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा विद्युत धारा I इक्वल टू NaE इंटू VD। तो यह संबंध होता है किसमें, विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ओके, NaE इंटू VD। अब हम जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से। धारा घनत्व को हम डिनोट करते हैं J से, और J इक्वल टू एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा। ओके, I बाई A। तो हम समीकरण 3 से हम मान रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा J बराबर हाउ मच, तो I की वैल्यू NaE इंटू VD डिवाइडेड बाय A। तो A और A जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और J इक्वल टू हमें मिल जाता है हाउ मच, तो NeVD। तो इस प्रकार यहाँ से हमें मिल जाता है धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध। ओके, क्लियर। हाँ, आगे हम देखें कि हमारे पास संबंध है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू E टाइम्स E बाय M इंटू टाउ, जहाँ पर कि टाउ कहलाता है शांतिकाल। शांतिकाल का मतलब
इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला औसत समय अंतराल, इसे हम शांतिकाल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण नंबर 5 के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर तो हमें मिल जाएगा J इक्वल टू एन ई वी डी की वैल्यू, तो E टाइम्स E बाय एम इंटू टाउ। इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख लें तो एन ई स्क्वायर E बाय एम इंटू टाउ। इसे दे दें हम इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हमारे पास संबंध है J मीन्स धारा घनत्व इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E, जहाँ पर सिग्मा क्या है, चालकता। ओके, तो हम तुलना करें किसकी, समीकरण 6 और समीकरण 7 की। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें सिग्मा या चालकता की वैल्यू मिल जाती है, और ये हमें मिलेगी सिग्मा इक्वल टू हाउ मच, तो सिग्मा इक्वल टू मिल रहा है हमें एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ। तो इस प्रकार ये जो संबंध है कि हमने कहाँ देखा था, ये हमें चालकता की वैल्यू मिल रही है, और ये संबंध हमें ओम के नियम के ही अनुरूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों के अपवाह और प्रतिरोधकता के उद्गम के लिए ये निम्न डेरिवेशंस इस प्रकार हम करते हैं। ओके।